नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं और एक बात जो हमेशा लगभग हर राज्य में महसूस की जा रही है वो ये कि जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं आईएएस अधिकारी या राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के हाथ में होता है या नॉन मेडिकल अधिकारियों के जब हाथ में होता है तो ये जो टकराव होता है उस टकराव से बचने के लिए अब एक नई तरह की मांग पूरे देश में उठी है और वो है जैसे आईएएस ऑफिसर हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आईएफएस है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या आईआरएस है रेवेन्यू सर्विस, उसी प्रकार से इंडियन मेडिकल सर्विसेज के अधिकारियों को भी एक अलग से उनका एक पूरा समय वो बनाया जाना चाहिए और इस तरह का भी एक संवर्ग पूरा तैयार किया जाना चाहिए। इस संबंध में आज मेरे साथ जाने माने डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी हैं, उनसे समझते हैं कि क्या वाकई इस तरह की सर्विसेज शुरू होना चाहिए देश भर में, क्या मेडिकल सर्विस की आवश्यकता है, यदि है तो इसके कारण क्या है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आपने चर्चा में पिछले दिनों कहा था कि जो डॉक्टर्स हैं उन्हें जो सुविधाएं मिलना चाहिए या जो उनको सुरक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है और कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी हैं वो इन पर राज करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की चर्चा में आया था। तो क्या वास्तव में अब एक समय आ गया है जब भारत में इंडियन मेडिकल सर्विसेज यानी कि यदि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए डॉक्टर्स जिनको मेडिकल की जानकारी है उस तरह का एक पूरा के पूरा संवर्ग बनाया जाना चाहिए? रविंद्र जी, इंडियन मेडिकल सर्विसेज की मांग आज की नहीं है। इंडियन मेडिकल सर्विसेज की मांग बहुत सालों से चली आ रही है। मैं आपको छोटा सा संज्ञान याद दिलाता हूं कि हमने जब मंगलम स्वास्थ्य पत्रिका सन 2002 में चालू की थी तो हमारे पहले अंक का ही विषय था कि बीमारू राज्यों को हम स्वस्थ कैसे बनाएंगे। उसमें हमने ये विस्तृत रूप से लिखा था कि जब सारी विधाओं की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं तो हमारे देश में इंडियन मेडिकल सर्विसेज का आज तक निर्माण क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो बहुत स्पष्टता कारण निकल के आता है हमारे देश के नेताओं की, अधिकारियों की मिली भगत, क्योंकि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा बजट है जिसके ऊपर उनको लगातार अपना अंकुश चाहिए बजाय इसके कि जनता को स्वास्थ्य लाभ मिले। और इसीलिए कारण है कि आप ये देखिए कि गांव-गांव, गली गली में आपको झोला छाप डॉक्टर मिलेंगे जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हर बड़े बड़े अस्पताल में जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनके अंदर आपको इतनी दखलंदाजी मिलेगी नेताओं की, अधिकारियों की, कि जो अमूमन सामान्य स्वास्थ्य होना चाहिए, सामान्य चिकित्सा होना चाहिए, उस तक का अभाव होता है। इसके पीछे बहुत कारण सीधा सा है कि आप देखिएगा, आप मुझे बताएं कि कितने सरकारी अस्पतालों के जो दवा विक्रय केंद्र हैं जिनको हम डिस्पेंसरी कहें उनकी, उसमें जो बैठा आदमी है जो दवाइयों की खरीद फरोख्त करता है वो किसका आदमी होता है? वो निसंदेह सामान्य तौर पे आया हुआ तो नहीं होता। हम बहुत सारे प्रकरण देख चुके कि वो नेताओं मंत्रियों की तरफ से सिफारिशी लाल होता है और वो उन्हीं के हिसाब से वो सब दवाइयों की खरीद फरोख्त करता है। हमने तो यहाँ भी देखा कि एक बहुत बड़े स्वास्थ्य अधिकारी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय की मदद से एक बहुत बड़े पद पर आसीन हो गए थे और उनके 3-4 मित्रों ने मिलकर एक फर्जी दवा कंपनी खोल ली थी और उस दवा कंपनियों से वो सारी दवाइयाँ सप्लाई करते थे और बहुत सारे नाटक, बहुत सारे खेल हमने देखे उसके अंदर। तो बहुत सीधा सा कारण है कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य बजट का क्षेत्र है जिसके ऊपर सबकी नज़रें और सबकी स्वार्थ सिद्धियाँ जुड़ी रहती हैं। यहाँ इनको एक गढ़ मिल जाता है जहाँ से वो खुलेआम लूट कर सकते हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक फंड ऐसा होता है कि जिसको वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने 7 पैसे की गोली 7 रुपए में खरीदी, क्योंकि 3 टेंडर हम हमारी कंपनियों के डलवाते हैं और दवा वहाँ से खरीद ली जाती है। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि ये जो कुछ करते हैं ये वही लोग करते हैं जिन पर जो खुद डॉक्टर हैं। अभी आपने जो उदाहरण दिया मध्य प्रदेश को लेके कि मुख्यमंत्री के नज़दीक थे, वो स्वयं डॉक्टर थे और यदि वे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ जाएंगे तो और ज़्यादा लूट नहीं होगी। देखिए, मैं ये कहता हूँ इसमें कि जब आप एक सिस्टम खड़ा करेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि जब एक इंडियन मेडिकल सर्विसेज खड़ी होती है अगर बाय चांस, तो उसमें से जो लोग निकल के आते हैं वो क्षेत्र में कम से कम वो काम करने की कोशिश करते हैं जिसको लेकर आज पूरे विश्व में बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर स्वास्थ्य का एक बहुत अच्छा
सिस्टम है, जिसमें इंश्योरेंस भी है, जिसमें सरकार की पाबंदियां भी है। वहाँ पर किसी तरह की कोई क्वेकरी नहीं है, झोला छाप डॉक्टरी नहीं है। वहाँ मैं भी अगर चला जाऊँ एज ए सर्जन अमेरिका में, तो मेरी डॉक्टरी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि मेरे पास उनका कोई वो नहीं होगा। डॉक्टर साहब, इस सर्विसेज के लिए निम्नतम योग्यता क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी तक जितनी भी सर्विसेज हैं, आईएएस हो, आईएफएस हो, आईआरएस हो, ये परीक्षा एक ही होती है, नंबर के आधार पर इनको ये अलग अलग संपर्क आवंटित हो जाता है। तो यदि इसी तरह के लोग यदि आते हैं तो ये केवल आपके ऊपर सत्ता करेंगे, आपको गुलाम बनाएंगे, बजाय इसके कि खुद जो जिसको मेडिकल का अनुभव हो, जो डॉक्टर हो, जिसने इसको पढ़ा हो, क्या वो योग्यता होना जरूरी है? ये परीक्षा भी अलग होना चाहिए कि यूपीएससी के बाकी परीक्षाओं के साथ होना चाहिए? ये बिल्कुल अलग होना चाहिए, और इंडियन मेडिकल सर्विसेज का एक बेसिक आधार इस तरह का होना चाहिए कि जो लोग एमबीबीएस कर चुके हैं या पीजी कर चुके हैं, जो लोग इस तरह के मेधावी छात्र हैं कि जिनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल्स हैं, उनके लिए जब अगर हम सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के साथ ही बेसिक एमबीबीएस के पैमाने के साथ अगर उनका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम के साथ करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमको वहां से ऐसे छात्र मिलेंगे, ऐसे अधिकारी मिलेंगे जो इंडियन मेडिकल सर्विसेज में जाकर उस विषय के पारंगत होने की वजह से वो ऐसी नीतियां, ऐसी उसके ऊपर काम कर सकेंगे कि जो जनहित में होंगी। अभी क्या होता है कि एक नॉन मेडिकल आदमी, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो, चाहे आईपीएस में हो, वो आपके सिर पे सवार होता है। हमने देखा बीच में कि एक अदनी सी एसडीएम एक बड़े सरकारी डॉक्टर को किस तरह से हड़का रही थी कि तू उठ यहाँ कुर्सी से और मैं बैठूंगी इस पे। ये उसका अहम होता है, और ये अहम हम लगातार अब देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो अदने अदने से भी सरकारी अधिकारी चल के आ रहे हैं, वो अपने आप को बड़ा 30 मार कहाँ समझते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि बस उनका एक वो चलता रहे कि जिसके ऊपर सब लोग उनके सामने सर झुकाए खड़े रहे। हमने देखा था उस अधिकारी के साथ जो पुलिस अधिकारी खड़ा था, वो भी कह रहा था भाई डॉक्टर उठ जा, उठ क्यों नहीं जाता तू। तो ये एक जो सेल्फ गवर्नेंस है, ये बड़ा आत्मघाती है सिस्टम के लिए। और मैं समझता हूं कि अगर इस क्षेत्र में डॉक्टर ही आगे आएंगे, पढ़े लिखे डॉक्टर आगे आएंगे, तो वो कम से कम नीतियां ठीक से बना पाएंगे, उनका क्रियान्वयन ठीक से करा पाएंगे, क्या सामान की जरूरत है, क्या सामान की जरूरत नहीं है, उसको कर पाएंगे। अब देखिए होता क्या है, मेरे पास एक बजट आया मंत्री महोदय के पास, उन्होंने अपने अधिकारी से कहा मुझे इसमें 50% चाहिए। अधिकारी ने अपने नीचे को कहा मुझे उसमें 50% चाहिए। अब बचा बजट कितना? 25%। अब उस 25% में वो खजांची भी खाएगा, वो जो बिल बनाने वाला वो भी खाएगा। तो रविंद्र जी, बहुत सीधी सी बात है कि राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 100 रुपए भेजता हूं, 15 रुपए आते हैं, वो 15 रुपए ही पहुंचते हैं, और उस 15 रुपए में कितना सामान खरीदा जाएगा, ये बड़ा चिंता का विषय है। 2 उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक बार बीच में बहुत बड़ा वो चला, तो उन्होंने क्या किया कि जो सफाई करने का पाउडर होता है, वो पूरे प्रदेश भर के अस्पतालों में खरीद के भरवा दिया। उसकी क्या जरूरत थी? बजट पूरा खत्म, केवल कमीशन के लिए। एक व्यवस्था थी कि जिसमें एक पास के जिले के अस्पताल को, जो सरकारी अस्पताल था, उसमें दांतों का पूरा सिस्टम खरीद के पटक दिया, जबकि वहां दांतों का डॉक्टर नहीं। अब दांतों के डॉक्टरी में इमरजेंसी क्या है? आज मेरा दांत अगर आज नहीं निकलेगा तो कल निकल जाएगा भोपाल जाकर, या परसों निकल जाएगा। तो आज भी इंडियन मेडिकल सर्विसेज के जरिए हमने उन 4 विधाओं को फोकस नहीं किया है। आज मैं आपको इसकी और डिटेलिंग में लेके चलता हूं कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज अगर मैं बना के, अगर मैं उसका प्रमुख बन के बैठूं, तो मैं पहला काम क्या करूंगा? मेरे गांव में किन 4 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है? एक मेडिसिन वाला डॉक्टर होना चाहिए जो सर्दी जुकाम बुखार ठीक कर सके। एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होना चाहिए जो मेरे यहाँ जचकी बचकी कर सके। एक सर्जिकल एक्सपर्ट होना चाहिए, और एक बच्चों का डॉक्टर होना चाहिए। इन 4 डॉक्टरों के अलावा किसी चीज की गांव के अस्पताल में जरूरत नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, गांव के अस्पताल में कौन से डॉक्टर हैं? आज तक हमने 70 साल में इन डॉक्टरों के ऊपर फोकस नहीं किया। आज तक 70 साल में हमने इन डॉक्टरों पर फोकस नहीं किया। आज भी अगर गांव में एक दाई जचकी करा सकती है, तो क्या मेरी एमबीबीएस डॉक्टर 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ गांव में डॉक्टरी नहीं कर सकती? क्या मेरा एमबीबीएस डॉक्टर 6 महीने की मेडिकल ट्रेनिंग के साथ नहीं कर सकता? हमने ये ट्रेनिंग डॉक्टर मार डाला। जैसे मैंने पिछली बार कहा था ना कि हमने फैमिली डॉक्टर मार डाला है। आज मैं कहता हूं कि हमारे इस निकृष्ट सिस्टम ने हमारे देश में, हमारे सिस्टम में एक ट्रेनी डॉक्टर मार डाला है। देखिए, मैं जब पढ़ता था तब मैं डॉक्टर सखलेचा हमारे यहाँ के बहुत प्रसिद्ध प्रैक्टिशनर हुआ करते थे, और आज़ाद मार्केट में भीड़ लगती थी उनके। तो मैं अपने खाली समय में उनके यहाँ जाकर बैठता था देखने सीखने के लिए वो किस तरह से मरीजों को डील करते हैं। वो सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर थे, लेकिन क्या भीड़ लगती थी उनके यहाँ। और वहां से मैंने देखा कि कितनी शांति से, कितनी कम से कम जांचों से, कितनी ईमानदारी से वो अपना ट्रीटमेंट करते थे। मरीज खुश,
मरीज की जेब पर भार कम नहीं, हमने उनसे सीखा कि कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हमारा मकसद ये नहीं था, हमारा मकसद सिर्फ सीखना था उस समय पर। तो अगर ये भोपाल में संभव हो सकता था तो ऐसे ट्रेनिंग को हम लोगों को क्यों नहीं दे सकते थे? डॉक्टर साहब, ये दोनों विधाएं अलग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन करना और चिकित्सा यानी कि डॉक्टरी करना, ये दोनों को मिलाना खतरनाक नहीं हो सकता? नहीं, देखिए, आप प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को और चिकित्सा को इसलिए नहीं मिला सकते क्योंकि आज अगर मैं समझिए कि मैं मेन डॉक्टर हूं और मैं कोई चिकित्सा कर रहा हूं, तो मेरे अस्पताल के जो 100 बेड का मेरा अस्पताल है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन भी तो कर रहा हूं ना उसका। चूंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी इंचार्ज हूं तो मेरा सारा स्टाफ मेरे काम आपके ऑनरशिप है इसलिए आप कर रहे हैं, आपकी ऑनरशिप है हॉस्पिटल तो की। यहीं पर जब अगर हम सरकारी अस्पताल की बात करेंगे तो अगर सरकारी अस्पताल या कोई भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल या कोई भी विषय, जैसा कि वहाँ पर एक इंडियन मेडिकल सर्विसेज की अथॉरिटी बनता है कि जब हमारा ही सीनियर हमारे यहाँ इंस्पेक्शन पर आएगा, मान सम्मान बनेगा, उसको नीति पता है तो वो कायदे की बात होगी। ये नहीं होगा कि तू उठ यहाँ से, तू वहाँ खड़ा हो, मैं बैठूंगा। ये नहीं होगा कि मैंने कह दिया ऐसा ऐसा होना चाहिए। ये नहीं होगा कि डॉक्टर साहब ये सामान खरीद लीजिए, हमें इससे अलग कोई मतलब नहीं है। यहाँ सरकारें क्यों नहीं सुन रही है? यदि आप कह रहे हैं कि इसके इतने फायदे हैं, तो ये भारत सरकार में बैठे हुए, पहले कांग्रेसी थे या बीजेपी में है, ये लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं, इस पे विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या इस संबंध में तमाम सारे डॉक्टरों ने मिलकर प्रयास किए कि सरकार इस पर विचार करे? देखिए, दोनों सवालों के जवाब बहुत अलग अलग हैं। जैसे आपने पहले कहा कि सरकारें क्यों नहीं सुन रही, तो मैंने कहा सरकारों के हित निहित स्वार्थ इसके अंदर पूरी तरह से समाहित हैं। वो स्वार्थ क्या हैं कि एक तो सरकार की सबसे बड़ी मजबूरी रही कि इतनी भारी भरकम जनसंख्या को वो स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे दे। अगर वो आज झोला छाप डॉक्टरी हटा देती है तो गांव गांव में डॉक्टरों का अभाव हो जाएगा। अस्पताल तो थे नहीं, मेडिकल कॉलेजेस थे नहीं। ये तो अब 10 साल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ढेर सारे एम्स और ढेर सारे मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, तो उसका ये परिणाम निकलेगा कि आने वाले समय में डॉक्टरों की, भले ही वो व्यापंगी ढोर डॉक्टर बनेंगे, लेकिन डॉक्टरों की ढेर भीड़ अब हमको मिलने वाली है, जो हम उम्मीद करते हैं कि जब शहरों में भरपाई हो जाएगी तो गाँव की तरफ शिफ्ट होंगे वो। तो ये तो एक वो पक्ष है कि सरकारों के निहित स्वार्थ रहे पिछले 70 साल में, कि मजबूरी भी रही कि जनता को कैसी भी डॉक्टरी मिले उनको करने देना है। इसलिए आरएमपी और 15 दिन का सर्टिफिकेट, और ये बहुत सारे हमने अखबारों में विज्ञापन भी पढ़े कि 15 दिन का सर्टिफिकेट ले लीजिए, डॉक्टरी करिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी टाइप की ढेर सारी चीज़ें निकाल दी गई जिनका कोई अर्थ नहीं था। तो अब दुर्भाग्य ये है कि चूंकि हमारे यहाँ पर ये निहित स्वार्थों के चलते हुए इसके ऊपर कोई कारगर काम नहीं हुए, और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा फंड स्वास्थ्य के नाम पर अवेलेबल होता था, जिसको ये सारा ऊपर से नीचे तक राजीव गांधी जी के स्टाइल में कि 1 रुपये का 15 पैसे आता है, तो इनके पास 85 पैसे होते थे, तो कोई इसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, बल्कि इन पदों पर सब बैठना चाहते थे। स्वास्थ्य मंत्री उनका अपना आदमी बनेगा। तो इस तरह से एक व्यवस्था चलती चली आई। अब दुर्भाग्य क्या है कि जो दूसरी बात हम कह रहे हैं कि कैसे संभव हो सकता है इस चीज का, आपने क्या पूछा था दूसरा? नहीं, सामूहिक रूप से आप लोगों ने मांग की, क्या सरकार को व्यवस्था, देखिए, सरकार नहीं सोच रही अलग बात है, ये आप लोगों ने क्या प्रयास किए? ये चिकित्सकों के तो जरिए लगातार इसके ऊपर प्रयास हुए हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अमूमन क्या होता है कि हमारे यहाँ पर एक सिस्टम के सामने कोई भी अपनी बांसुरी नहीं बजाता। ये एक बहुत बड़ा डर है कि आज मेरे को नौकरी से निकाल देंगे या मेरा वो कर। तो दिक्कत क्या होती है कि एक सामूहिक प्रयास भी अगर होता है तो उसके ऊपर सिर्फ एक बयानबाजी होकर रह जाती है कि डॉक्टर आईएमएस बनना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या कारण है उसमें? क्योंकि सबसे बड़ी खराबी तो हमारे डॉक्टरों के बीच में बैठी है। आज आप मुझे बताइए कि किस सरकारी अस्पताल में बैठा डॉक्टर बिना घर में पैसे लिए मरीज का इलाज कर रहा है? सब ले रहे हैं। आज मुझे बताइए कि सरकारी अस्पताल में आपने इतना बड़ा कार्ड जो अस्पताल खोल दिया 50 करोड़ लगा के, आज आप एक वहाँ डिलीवरी नहीं करवा पा रहे हैं। सबको शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह, सबको शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह। आज आपने इतना बड़ा 1250 अस्पताल को जिसको आप मेडिकल कॉलेज बनाना चाह रहे हैं, आप मुझे बताइए वहां पर। तो ऐसा है ना कि फंड का उपयोग बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर कर रहे हैं बजाय वहां सुविधाएं देने के। आप हमीदिया में देख लीजिए, भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल में आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं, लेकिन अंदर जाए तो सुविधाओं के नाम पर आपकी लिफ्ट तक खराब पड़ी है। बिल्कुल, तो इशू वही है कि जिस व्यवस्था, यदि आईएमएस आएगा तो इस पर ध्यान देगा, आपका ये सोचना है? मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि जब इंडियन मेडिकल सर्विसेज बनेगी और उसके अंदर हमारे पास कारगर अधिकारी होंगे तो वो एक एक सिस्टम को, एक एक व्यवस्था को ठीक से करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं आज भी मानता हूं कि ये देश हमारे कर्मठ कर्मगारों से चल रहा है, हमारे देशभक्तों से चल रहा है। भले ही बहुत बड़ा विकृत समाज खड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि चाहे हमारी आर्मी हो,
चाहे हमारे टीचर्स हों, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, आज भी बहुत बड़ा वर्ग देश के लिए, समाज के लिए सोचता है। मैं तो सोचता हूं, कम से कम मेरा ये मानना है कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए हम हमारे सीमित संसाधनों में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पर ये इशू है कि क्या सरकार में बैठी व्यवस्था एक इंडियन मेडिकल सर्विसेज या एक इंडियन टीचर्स सर्विसेज बनाने की कोशिश करेगी। देखिए, आज टीचर्स सर्विसेज भी नहीं है। आज शिक्षकों की जितनी दुर्गति है सरकारी या प्राइवेट या किसी भी सिस्टम में, या फिर आप उनको कहते हैं कि वो सरकारी टीचर क्लास में सोता है और घर में ट्यूशन लेता है, ये विकृति चौतरफा फैला दी गई है एक तरह से, मैं ये कहूँ तो यहाँ ये बहुत सख्त जरूरत है इस बात की कि हमको सिस्टम को जवाबदेह बनाना होगा। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न और बड़ा संक्षेप में, आपको पूरा भरोसा है कि यदि आईएमएस बन गया तो ये सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी या सुधरने की ओर बढ़ जाएंगी? बिल्कुल, अगर आईएमएस बन गया तो जैसे मैंने कहा ना कि अगर इंडियन मेडिकल सर्विसेज बनता है और मुझे ये प्रभार दिया जाता है तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? ये तो आपकी व्यक्तिगत आपने सपना है, लेकिन इन जनरल यदि पूरे देश में ये लागू होता है, अगर इंडियन मेडिकल सर्विसेज बनता है, देखिए हम हताश नहीं हो सकते, हम निराश नहीं हो सकते, हम चीज़ों को नहीं होगा करके छोड़ नहीं सकते। आज मैं अगर कहूं कि मेरी इंडियन आर्मी एक बार ये सोच ले कि नहीं हो सकता कुछ, तो क्या हाल होगा हमारे देश का। इंडियन मेडिकल आर्मी आज भी उस विषम से विषम परिस्थिति में जाकर वो सब काम करती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंडियन मेडिकल सर्विसेज बनता है तो हमको सक्षम अधिकारी मिलेंगे जो गांव-गांव में उन बुनियादी चिकित्साओं को लेकर आएंगे जिनकी सख्त जरूरत है, बजाय इसके कि दांतों के अस्पताल भर दिए, ईएनटी के अस्पताल भर दिए। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था को जवाबदेह बनाना होगा और जवाबदेही इंडियन मेडिकल सर्विस से ही आ सकती है तब उनके ऊपर, जबकि उनके ऊपर दूसरी सर्विसेज का बाहर कम होगा, प्रभाव कम होगा और अत्याचार कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर भुवनेश गर्गी, जिनका ये कहना है कि यदि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारना है तो आपको इंडियन मेडिकल सर्विसेज शुरू करनी होगी। और ये जो फंड जो स्वास्थ्य के नाम पे जो फंड आ रहा है, इसको यदि इसका दुरुपयोग रोकना है तो यही रोक सकते हैं, डॉक्टर ही रोक सकते हैं, और वो भी तब जब दूसरे जो सर्विसेज हैं, चाहे वो आईएएस हो या दूसरी हो, इनका जितना इंटरफेरेंस कम होगा उतना ज़्यादा सुधार हो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, आखिर कौन इस बात को आगे बढ़ाएगा, किस तरह से ये होगा, अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। लेकिन इतना तय है कि इस पर अब देश भर में एक तरह से एक सार्थक चर्चा जरूर शुरू होगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।